हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु। स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। चैप्टर 2 पे थे हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, 40 सालों में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए उसको देख रहे थे। इस लेक्चर में हम स्पेशली देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म में जो पहला मेजर लिया गया था कि जमींदारी सिस्टम को हमें हटाना है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, उसके फीचर्स क्या थे, एडवांटेजेस क्या क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे, किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसको भी देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी हैव एक्चुअली 4 मेजर्स अंडर द लैंड रिफॉर्म्स की एबॉलिशन करा गया इंटरमीडिएरीज का। यहाँ इंटरमीडिएरीज यानी कि बिचौलियों से मतलब हमारा ज़मींदार से है। देन टीनेंसी रिफॉर्म्स, जो काश्तकार होते थे उनके रेंट में नेगोशिएशन करा गया, उनको कम करा गया। देन लैंड सीलिंग हमने देखा था कि हमने एक सीलिंग लगा दिया, एक लिमिट लगा दी कि जैसे मान लीजिए कि 200 एकड़ की लिमिट लगा दी सरकार ने कि 200 एकड़ से ज़्यादा लैंड अगर किसी के भी पास होगा तो वो लैंड सरकार कॉन्फिस्केट कर लेगी, सरकार छीन लेगी उनसे। जैसे किसी के पास 1400 एकड़ लैंड है तो 200 से 1200 एकड़ उनके पास ज़्यादा लैंड है तो 1200 एकड़ लैंड सरकार उनसे कॉन्फिस्केट करने वाली थी। नाउ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के चलते फ्रेगमेंटेशन हो जाता था, जनरेशन टू जनरेशन जो ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, फ्रेगमेंटेशन होता था, तो इससे क्या होता था कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। तो उसके लिए कंसोलिडेट करा सरकार ने, कहा कि आप सब एक पट्टे पे खेती करें, बाद में जो प्रोड्यूस होगा उसको आप डिवाइड कर लें प्रोपोर्शनली। नाउ एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, पर्पस क्या था, मोटिव क्या रहा होगा ज़मींदारी को एबॉलिश करने का। तो 200-250 सालों से जो ये प्रथा चली आ रही थी एंड आज़ादी के बाद सबसे पहला काम हमें ये करना था कि चूंकि एग्रीकल्चर में हमारा मोर देन 72% ऑफ द लेबर फोर्स एम्प्लॉयड था, यानी कि 2/3 से भी ज़्यादा लेबर फोर्स में लगे हुए थे, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो 72% इज़ अ ह्यूज नंबर। तो जब इतने लोग इन्वॉल्व हैं एंड एग्रीकल्चर में उस समय इंतहाई दर्जे की इनइक्वालिटी हुआ करती थी। लाइक एक ज़मींदार के पास 2000 एकड़ की ज़मीन है एंड बहुत सारे किसान हैं जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, मतलब कि वो लैंडलेस हैं। ज़मींदारों के खेतों पे वो रेंट दे के काम कर रहा है। या ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे किसान होते थे जिनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है। तो यू कैन सी द ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन गैप है कि किसी के पास 2000 एकड़ ज़मीन है एंड किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है। एंड जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है या जो लैंडलेस लोग हैं वो एक्चुअल में एफर्ट लगा रहे हैं खेतों पे। सो दैट वाज पैथेटिक कि जो एफर्ट लगा रहा है उनको उनका जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि 90% हिस्सा तो ज़मींदार ले लेते थे, देन उसको कंपनी को फॉरवर्ड किया जाता था। तो हमें इक्विटी इंश्योर करना था एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारा मोर देन 72% ऑफ द लेबर फोर्स एम्प्लॉयड था, इन्वॉल्व था एग्रीकल्चर में। तो वी नीड टू हैव इक्विटी एंड इसलिए हमने ये एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। देन हमें ये चाहिए था कि एग्रीकल्चर में अगर हमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाना है या एग्रीकल्चर में हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लोग एक्चुअल में वहाँ ज़मीन पे एफर्ट लगा रहे हैं, ज़मीनी तौर पे जिनके द्वारा मेहनत करी जा रही थी, वो कौन थे? एक्चुअल टेलर्स, छोटे छोटे किसान या लैंडलेस लेबर्स लोग। तो उनको इंसेंटिवाइज करना था। तो वो इंसेंटिवाइज कैसे होते? इंसेंटिवाइज होते अगर उनको लैंड दे दिया जाता, जैसे जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको 5 एकड़ लैंड दे दी, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमारे पास कुछ लैंड है, बस हम इसमें जो पहले ज़मींदार दूसरे के खेत पे हम लोग मेहनत कर रहे थे, अब खुद के खेत पे करेंगे एंड उस पैसे से, क्योंकि अब वो बिजनेस माइंड से सोचेंगे, अब उसमें वो इन्वेस्टमेंट करने की भी सोचेंगे, क्योंकि ज़मींदार के खेतों में इन्वेस्टमेंट करके तो कोई फायदा था नहीं, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस निकलेगा उसका 90% ऑफ हिस्सा ज़मींदार साहब ले लेंगे। So that was the motive behind abolition of जमींदारी system. That was the purpose behind abolition of जमींदारी system. उसके बाद क्या होता है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। प्लानिंग की बात करी गई, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच को अपनाया। अलग अलग प्लान्स आते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें लेबर फोर्स को एग्रीकल्चर से डायरेक्ट करना पड़ेगा टुवार्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। कई लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर में हमें और सेल्फ सफिशिएंसी की ज़रूरत है। बहुत सारे प्लान्स थे। सर्वोदय प्लान हमने देखा, गांधीन प्लान देखा, बॉम्बे प्लान देखा, दैट वाज द पीपल्स प्लान भी हमने देखा। तो लास्टली क्या करा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पारित करती है 1950 में कि हमने आज से जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने का फैसला कर लिया है। सो जमींदारी एबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1950 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने तो ये एक्ट पारित कर दिया। अब जिस राज्य में, जिस प्रोविंसेस में जमींदारी सिस्टम ज़्यादा प्रेवलेंट थे, नॉर्थ इंडियन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रेवलेंट होते थे, साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उतना ज़्यादा जमींदारी सिस्टम का प्रभाव नहीं था। तो स्टेट्स को ये दिया गया कि आप अपने हिसाब से प्रोविजंस बनाएं एंड आप अपने हिसाब से इस एक्ट को पारित करें। स्टेट्स ने उसमें ढिलाई भी करी थी, लेकिन बेसिकली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1950 में जमींदारी अबोलिशन एक्ट पारित किया, उस समय क्या होता था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, अगर आपका उस पर मालिकाना हक है, तो आपकी अनुमति के बिना आपसे कोई उसे छीन नहीं सकता। दैट वॉज इनहेरिटेड इन दिस राइट टू प्रॉपर्टी। इसको लेके जमींदार पहुंच गए कोर्ट पे कि सरकार ने जो ये जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पारित किया है,
हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, हज़ार एकड़ 2000 एकड़ की, तो ये ज़मीनें हमसे छीन ली जाएंगी। एंड जबकि हमारे पास फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू प्रॉपर्टी है, हमसे बिना इजाज़त के, हमारी बिना अनुमति के सरकार कैसे छीन सकती है हमारी ज़मीनें। हम ये मानते हैं कि 2000 एकड़ की ज़मीन है हमारे पास, हाई इनइक्वालिटी है, लेकिन फिर भी राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमें हमारी ज़मीन पे मालिकाना हक को इंश्योर करा गया है। सो हमसे कोई भी सरकार इस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर ही नहीं सकती। उसके बाद इसमें भी प्रोविज़न करे जाते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद से फंडामेंटल राइट नहीं होता, उसके बाद उसको लीगल राइट बना दिया जाता है। सो दैट वाज द कंट्रोवर्सी कि कैसे ज़मींदार पहुंच जाते हैं कोर्ट पे, हमारे पास जो ज़मीनें हैं उसको सरकार नहीं छीन सकती बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी इजाज़त के। देन अब हम ये देखते हैं, हमने कंट्रोवर्सी देखी, हमने पर्पस देखा बिहाइंड द एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। नाउ देखते हैं कि इनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, लाइक एडवांटेजेस ऑफ एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। लास्ट में कंक्लूजन लेंगे कि क्या ये जो हमने मीज़र लिया था लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत वो किस हद तक सफल रहा था। अब एक समस्या ये थी कि ज़मींदार जो कि प्रेवलेंट थे ब्रिटिश इरा के दौरान, 1793 के बाद से हमने लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाया था, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको कि ज़मींदारी सिस्टम भी कहा गया था। तो एक नए युग की शुरुआत हुई थी ज़मींदारी में। तो उसमें क्या होता है कि उस समय हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उतने ज़्यादा अपडेटेड नहीं होते थे। तो क्या होता था ना, हमारे पास लैक ऑफ डेटा था कि ज़मींदारों के अंदर कितने काश्तकार काम कर रहा है, कितने टीनेट्स काम कर रहा है, कितने रईयत्स काम कर रहा है, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी ज़रूरत भी नहीं समझी एंड किसी इंटेलेक्चुअल ने इतने इतने बड़े पैमाने पे इसको कलेक्टिवली स्टडी करने की कोशिश भी नहीं की। तो सरकार के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास लैक ऑफ डेटा है कि भाई किसी ज़मींदार के पास अगर 2000 एकड़ ज़मीन है तो उसके पास कितने, उसके अंडर में कितने काश्तकार, कितने टीनेट्स एंड कितने लैंडलेस लेबर्स काम कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि जो अल्टीमेट बेनिफिट्स पहुंचाना था वो उन्हीं को पहुंचाना था। लैंडलेस लेबर्स जो टीनेट्स थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, जो रईस होते थे छोटे छोटे किसान, उनको ही ये फ़ायदा पहुंचाना था। तो हमारे पास डेटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमने सिस्टम लागू करा था। उस हिसाब से बहुत हद तक हम सफल रहे थे। लाइक आप पहले एडवांटेज में देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ टीनेट्स, 2 करोड़ काश्तकार जो जमींदारों के खेतों पे खेती करते थे रेंट देके, वो सीधे सीधे सरकार के कांटेक्ट में आते हैं। मोर देन 2 करोड़ टीनेट केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी क्योंकि हमारे पास डेटा के नाम पे कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करा ही नहीं गया। फिर भी हमारे पास अगर 200 lakhs ऑफ द पीपल वेयर कॉन्टैक्टिंग विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली, दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस इन दिस मीजर ऑफ एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। उसके बाद इसके साथ क्या होता है कि ये जो टॉप लेयर्ड ज़मींदार होते थे, टॉप लेयर्ड ज़मींदार मीन्स जिनके पास अथाह ज़मीनें होती थी, 3-3 हज़ार एकड़, 2-2 हज़ार एकड़, जिनके अंदर में 50-50, 80-80 गांव आते थे, उनको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान था। तो एक तरह से जो पैरासाइट क्लास होता था, पैरासाइट क्लास मीन्स जो मजदूरों का खून चूसते हैं, लाइक ऐसा फ्रेज है। तो इंडो पैरासाइट क्लास, उसमें भी जो टॉप लेयर्ड ज़मींदार होते थे, जिनकी ज़मीनें, जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो उनको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम था नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते थे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते थे। तो उनको हाईलाइट करके उनको फिर न्यूट्रलाइज करा गया एंड उनकी सारी की सारी पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस को था उसको ख़त्म किया गया। सो दैट वाज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। नाउ जो डिसएडवांटेजेस थे, अगेन आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हमारे पास डेटा नहीं है, अप्रोप्रिएट डेटा हमारे पास जितना प्रॉपर होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए ही नहीं गए, क्योंकि टेनेंट्स और ये लैंडलेस लेबर्स और ये छोटे मोटे रईयत्स, इनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी अंग्रेज़ों के एरा के दौरान। सो कोई भी आप देखेंगे तो एफर्ट नहीं डाला गया कि हम इनका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बना सके। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? सिंस हमारे पास लैक ऑफ डेटा था, हमें ये नहीं पता, लाइक एक ज़मींदार साहब है, उनके पास मान लीजिए 800 एकड़ की ज़मीन है, उसके अंदर जितने भी रईस काम कर रहा है, मान लेते हैं कि उनके अंदर मान लेते हैं 100 रईस काम करता है। रईयत मीन्स पीजेंट, ठीक है, रईयत मीन्स पीजेंट, तो 100 रईस मान लेते हैं उनके अंडर काम करता है। ये बात जमींदार साहब को पता, लेकिन सरकार को नहीं पता, क्योंकि सरकार को पता कैसे चलेगा? कभी सर्वे हुआ ही नहीं, कभी किसी ने रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश करी ही नहीं। तो 100 रईस जब काम कर रहे हैं उस जमींदार के नीचे, तो जमींदार क्या बोलेगा? जब ये जमींदारी एबॉलिशन एक्ट आया तो इसमें ये प्रोविजन था कि ऐसे लोगों से हम ज़मीनें छीनेंगे जो अपनी ज़मीनों पे खुद खेती कर नहीं रहे, उनके अंदर लोग खेती कर रहे हैं, मतलब वो उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयड करा हुआ है और उनसे हाई रेट वसूलते हैं एंड उनको अपनी ज़मीनों पे खेती करवाते हैं। तो ज़मींदार ने क्या कहा, अच्छा हमें सेल्फ कल्टीवेटर अगर हम बन जाए तो हमारी ज़मीन छीनने से बच जाएगी। दैट मीन्स कि उनको बस सरकार को ये दिखाना था कि हम अब सेल्फ कल्टीवेटर हैं, हमारे अंदर तो कोई काम कर ही नहीं रहा। जो 100 ईयर्स काम कर रहे थे उनके बारे में सरकार को पता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेटा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड अगर सरकार को ये कहा जाए कि हमारे अंदर कोई है ही नहीं, जो 100 एज से आपको पता नहीं चल पाएगा, आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकोगे क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं है, एंड हम अपने आप को एज अ सेल्फ कल्टीवेटर पोज करते हैं। सो बेसिकली जमींदार स्टार्टेड टू पोज देमसेल्फ एज द सेल्फ कल्टीवेटर्स ऑफ देयर लैंड, कि वो अपने लैंड पे खुद खेती कर रहे हैं।
तो सरकार को भी मजबूरन, ये एक बहुत बड़ा लूप होल था, सरकार को भी मजबूरन आप देखेंगे तो हाथ खड़े करने पड़े कि अच्छा किसी के पास अगर 800 एकड़ की ज़मीन है तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, फैमिली में 25-50-100 लोग होंगे, उनके साथ वो खेती कर रहा। ये एक लूप होल था, इसका ज़मींदारों ने दबा के फ़ायदा उठाया था। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स होते थे, वहाँ पे क्या होता था, लाइक यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तो ज़मींदारी सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली प्रिवेलेंट। एंड ज़मींदार का मैंने बताया जिनके पास 3-3 हज़ार एकड़ ज़मीन होगी तो वो पॉलिटिकली कितने ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इतना उनके पास पॉलिटिकल पावर या इन्फ्लुएंस होता था कि वो वहाँ की सरकारों को भी इन्फ्लुएंस कर लेते थे। तो बहुत सारी स्टेट्स ने उतने ज़्यादा रिक्वायर्ड एफर्ट नहीं लगाए जितना कि रिक्वायर्ड था। बहुत सारी स्टेट्स ने उतने एफर्ट नहीं लगाए जितनी की ज़रूरत थी एबॉलिशन करने के लिए, इस ज़मींदारी सिस्टम को, ज़मींदारों को हटाने के लिए। तो कुछ ही इंडियन स्टेट्स थे जिन्होंने इस एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम में जो जो बात कही थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको हूबहू पारित किया, या उसमें कुछ अपनी तरफ से लगा के भी एफर्ट डालने की कोशिश करी। तो वेस्ट बंगाल वाज वन ऑफ देम, केरला वाज वन ऑफ देम, एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ देम। कि इन तीनों स्टेट्स को छोड़ के आप देखेंगे तो किसी स्टेट्स ने, एंड मेजोरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट जो था, आप देख लें तो राजस्थान, यूपी एंड बिहार, ये जो आपका नीचे का मध्य प्रदेश हो गया, तो इन सब लोगों ने, इन सब स्टेट्स की गवर्नमेंट ने, चूंकि वहाँ पे जो ज़मींदार होते थे वो हाई पॉलिटिकल पावर को इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस होता था। तो इन स्टेट्स ने उस लेवल पे ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, इनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। सो देयर वाज अ लैक ऑफ इंटेंट इन मेजोरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, क्योंकि साउथ इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम उतना ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं था। तो लैक ऑफ इंटेंट वाज अनदर इशू। सबसे पहला तो ज़मींदारों ने सेल्फ कल्टीवेशन, अपने आप को जब सेल्फ कल्टीवेटर बताना शुरू किया, तो सबसे मेन दिक्कत खड़ी हो गई ये कि ज़मींदार के अंदर मान लीजिए 100 रईस काम कर रहे थे। हमने यहाँ एग्जांपल लिया था, किसी ज़मींदार के पास 800 एकड़ की ज़मीन है तो उसके अंदर 100 रईस काम कर रहा है। तो 100 रईस अगर काम कर रहा है तो ज़मींदार जब अपने आप को सेल्फ कल्टीवेटर बनाएगा तो ज़मींदार के अंदर जितने भी रईस काम कर रहा है उसको ज़मींदार बाहर निकाल देगा। जितने भी रईस एम्प्लॉयड थे ज़मींदारों के खेतों पे, वो उन सबको इविक्ट कर दिया गया, उन सबको भगा दिया गया, क्योंकि ज़मींदारों ने कहा अब हमें सरकार को दिखाना है कि हम खुद ही अपनी ज़मीन पे खेती करते हैं, तो तुम्हारी ज़रूरत तो है नहीं, तो तुम जाओ। तो जितने भी ऐसे रईस थे जिनको कि इविक्ट करा गया था वो सब अब अनएम्प्लॉयड हो गए। अब उनका गुजर बसर चलना भी मुश्किल हो रहा था। पहले तो वो किसी तरह चला लेते थे, ठीक है, उनकी जो नीड ऑफ लिविंग होती थी वो किसी तरह फुलफिल हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि वो अनएम्प्लॉयड थे एंड सरकार को इस बात की भनक भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास डेटा ही नहीं है कि ज़मींदार के अंदर कितने रईस काम कर रहे हैं। दैट वॉज द पैथेटिक सिनेरियो। इतना मास एविक्शन होता है टीनेट्स का। सो ज़मींदार ने जब अपने आप को सेल्फ कल्टीवेटर के रूप में पोज करना शुरू किया तो सबसे बड़ी दिक्कत आगे खड़ी होती है मास एविक्शन की, कि रईस को भारी मात्रा में बाहर निकाला जाता। मास एविक्शन वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद इंडियन स्टेट्स ने, मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने इस ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट को उस इंटेंशन से, उस इंटेंसिटी से पारित नहीं किया। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जो लैंडलेस लेबर्स और रईस होते थे कि उनको ज़मींदारों के चंगुल से छुटकारा नहीं मिल पाया। सो बेसिकली ज़मींदारी एबॉलिशन के लिए मेजर्स तो उठाए गए, लेकिन लैंडलॉर्डिज्म पूरी तरीके से अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। सो बेसिकली लैंडलॉर्डिज्म अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लैंडलॉर्डिज्म अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये हमने देखा कि इस एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या क्या एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज आप देखें तो हमारे पास इवन तो वी डिड नॉट हैव द डेटा, लेकिन फिर भी 2 करोड़ टीनेट्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं गवर्नमेंट से। देन जो टॉप लेयर ज़मींदार होते थे उनको हमने ख़त्म किया, जो उस लेवल के पैरासाइट क्लास होते थे उनको ख़त्म किया गया। देन डिसएडवांटेजेस की मास एविक्शन ऑफ टीनेट्स हुआ, ज़मींदार कहने लगे कि हम खुद ही अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। नॉर्थ इंडियन स्टेट स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह लोग, इन लोगों ने उस इंटेंसिटी से इस ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट को पारित नहीं किया। इसका खामियाजा जो रईस होते थे, जो किसान होते थे, छोटे छोटे लैंडलेस लेबर्स, उनको भुगतना पड़ता है। सो दैट वाज इन द एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। इसके बाद सरकार एक और कदम उठाएगी टेनेंसी रिफॉर्म के रूप में, फिर कदम उठाएगी। आप देखें तो लैंड सीलिंग लगा के, हर एक में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, हर एक लूप होल्स का यूज़ करके ज़मींदार अल्टीमेटली अपनी पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब हो ही जाते हैं। एंड विडंबना ये है कि अभी भी ज़मींदारी सिस्टम प्रेवलेंट है। हालांकि जो क्वांटिटी है, क्वांटम है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन अभी भी लैंडलॉर्डिज्म इंडिया से नहीं गया है। सो दिस इज़ अ सैड रियलिटी, दिस इज़ द stark reality of zamindari system in India at present. So that's it for today. Hope you have enjoyed it. Thank you for watching. Have a great day.